हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखे बहुत ही सटीक तरीका और अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है अलग अलग सब्जेक्ट के सभी में एक ही वीडियो लेकर आऊंगा ताकि जो है आपको सब में पता चल जाए कि सही तरीके से कॉपी कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। यानी बोर्ड एग्जाम में जो भी आप कॉपी लिखेंगे उसी कॉपी के आधार पे आपको नंबर मिलेगा। तो कॉपी को कैसे प्रेजेंट करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि बहुत सारे से लोग हैं जो थोड़ा बना के लिखते हैं, बहुत सारे से लोग हैं जो स्मार्ट तरीके से लिखते हैं, बहुत सारे से लोग हैं जो लिखने की उनको शैली पता होती है, कला पता होती है कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी को, और बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कम पढ़ते लिखते हैं, अच्छा नंबर लेकर आते हैं। तो कैसे होता है ये सारा खेल? दोस्तों, कॉपी का होता है कि कॉपी को कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में भूगोल विषय की कॉपी कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो आपका बोर्ड पेपर में पेपर आएगा वो पेपर पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है नया मॉडल पेपर। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कैसे आपको पेपर सॉल्व करनी है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 का यूपी बोर्ड ने नया मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारी अटकलें भी चल रही थी कि जो है क्या इस बार 30 नंबर का ओएमआर सीट पे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले पैटर्न था वही है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है आपको यहाँ पे 1 से लेकर 8 बहुविकल्पीय सवाल देखने को मिलेंगे, 9 से लेकर 16 अति लघु आएगा और फिर इसके बाद 17 से 22 लघु उत्तरीय, 23 से 24 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और 25 और 26 जो है ये मानचित्र से संबंधित होता है। 10 नंबर का सवाल दोस्तों ये मानचित्र का होता है। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ 100% मैं आपको पूरा का पूरा वो चीज बताऊंगा जो मानचित्र में आएगा, वही बताऊंगा जो मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही मानचित्र में आपके आएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का प्रश्न होता है और ध्यान रखिएगा जितना पूछा जाए उतना ही आपको प्रेजेंट करना है। जैसे अगर बात करें, यहाँ पूछा है कि रटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। रटजल ने क्या कहा है मानव भूगोल के बारे में, ये आपको परिभाषा देनी है। इसके बाद तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती किस प्रकार की होती है, भारत में किन राज्यों में पाई जाती है। तो आपको 1+1 नंबर दिया गया है, मतलब पहले आप इसके बारे में बताएंगे फिर आपको 1 नंबर मिलेगा और इसके बाद जो है आप भारत किन राज्यों में पाई जाती है इसको बताएंगे, तब जाके 1 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से 2 नंबर आपको मिलेगा। तो जैसे पूछा जाए वैसे ही आंसर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है कि विश्व के 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्रों में निवास करती है, ऐसा क्यों, कारण लिखिए। तो ये 4 पॉइंट है, 4 कारण बता देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने की 4 विधियां बताना है। तो यहाँ पे 4 विधि के लिए 4 नंबर दिए गए हैं, मतलब एक एक करके दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक एक नंबर पाने के लिए 4 पॉइंट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए पहले लिखा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, इनके बारे में बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। फिर ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के बारे में बताना है, तब जाके 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2+2 नंबर दिया गया है। तो जैसा पूछा जाए वैसे ही आपको लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। मैं पूरा कॉपी भी आपको दिखाऊं कैसे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर पूछा है, तो आपको लिखना है सतत पोषण विकास की संकल्पना के बारे में। तो जब आप इसे पूरा लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3+3 दिया है। इसका मतलब है कि आपको उसी प्रकार से प्रेजेंट करना है जैसे इसमें पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आपका मानचित्र वाला पोर्शन आता है। यहाँ पे एक आएगा भारत का मानचित्र भरने के लिए और एक आएगा संसार का मानचित्र भरने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे भारत और संसार का मानचित्र भरना है। मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड किया है, अगर आप उसे नहीं देखे तो एक बार उसे जरूर देखें, आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कैसे जो है मानचित्र भरा जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से मानचित्र भरेंगे और मानचित्र जो है आपको मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। संसार का भी मिलेगा और भारत का भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। अच्छे से आपको उसे प्रेजेंट करना है। अब चलिए मैं दिखाता हूं कैसे कॉपी आपको प्रेजेंट करनी है बोर्ड परीक्षा में, सही तरीके से कॉपी कैसे लिखना है। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाऊं तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले आपको यहाँ पे कॉपी में लिख देने हैं, लगे हाथ यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप 3 पेन का इस्तेमाल करिएगा। एक तो आप स्केच का इस्तेमाल करिए, ठीक है, स्केच का जो ब्लैक स्केच होता है आप उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक ब्लैक पेन यानी काले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। काले पेन आपके पास होने चाहिए, कम से कम 2 काला पेन ले लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए भाई छर्रा निकल गया या फिर नहीं चल रहा सही से, तो 2 काला पेन ले लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपको नीला पेन लेना है, ठीक है। 2 नीला पेन कम से कम आपके पास होना चाहिए, नहीं 5 पेन आपके पास होना चाहिए, 5 प्रकार के, मतलब एक स्केच काला, ठीक है, और एक 2 नीला पेन और 2 काला पेन आपको ले लेना है। अच्छे से पहले उसको लिख लीजिए, 1-2 पेज लिख लीजिए, इसके बाद उसको बोर्ड पेपर में लेकर जाना है, ताकि जो है जो शुरू में पेन लेते हैं नया ना, सही से चलता नहीं है, और ठंडी का मौसम होता है तो और सही से नहीं चलता है। इसीलिए 2-3 पेज अच्छे से पहले उसे लिख लीजिए, फिर वो पेन लेकर जाइए, बहुत अच्छा चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद आप काले स्केच से यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे उत्तर संख्या, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहते हैं, चाहे उत्तर संख्या लिखे चाहे प्रश्नोत्तर नंबर लिखे, यहाँ पे इस प्रकार से लिख के अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जो भी सही रहेगा आप यहाँ पे 1 नंबर लिख के, जो भी ऑप्शन डी सही है मान लो तो उसका नाम लिखेंगे, इस प्रकार से सही कर देंगे। बस ऐसे ही काम करना है बहुविकल्पीय में। अब आगे क्या करना है वो समझने वाली बात ही यहाँ पे है। देखिए जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे उसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे नीचे मैंने एक लाइन छोड़ दिया है ताकि गैपिंग हो और साफ सुथरा दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे और अलग अलग दिखाई दे, ताकि क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे एग्जामिनर को, और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर उस पर दे दे। ये मान लो सही है तो 1 नंबर यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये सही है तो 1 नंबर यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे दिखने वाली बात ये है कि जब मैंने अगला क्वेश्चन लिखा 2 लाइन का मैंने गैप दे दिया, 1 या 2 लाइन की गैप जरूर देनी है ताकि वो अलग अलग दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने 1 लाइन छोड़ा है ताकि जो है मैं इसे आसानी से प्रेजेंट कर सकूं और अच्छे से साफ सुथरा लिख सकूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने गैपिंग करके फिर यहाँ पे 1 लाइन छोड़ दिया ताकि जो है सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार से दोस्तों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो है प्रेजेंट करने हैं। जो भी ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन आप अपना सही करके इस प्रकार से लिख के अपना टिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद जो है देखिए प्रश्नोत्तर संख्या मैंने यहाँ पे लिखा है, चाहे उत्तर संख्या लिखे चाहे प्रश्नोत्तर संख्या लिखे या आंसर नंबर लिखे, जो भी आपको उचित लगे लिख सकते हैं, लेकिन आंसर नंबर यहाँ पे पहले लिखा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बिना इसके कॉपी चेक नहीं होगी कि कौन सा उत्तर आपने लिखा ये पता नहीं चल पाएगा। अब देखिए जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, उतना ही मैंने यहाँ पे लिखा है। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से आपको एक हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग के द्वारा आपको प्रेजेंट करना है, परफेक्ट नंबर मिलता है दोस्तों। ये होता है स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखना। पहले देखिए क्वेश्चन मान लीजिए पूछा है कि मानव भूल के 2 उपागम बताइए, तो मैंने हेडिंग बना लिया है कि मानव भूल के 2 उपागम, और पहला उपागम यहाँ पे, दूसरा उपागम यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कर दिया है। अब एग्जामिनर करेगा क्या, इसमें चेक करेगा 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस काम खत्म भैया, आपका पूरा काम। कम समय में आप 2 नंबर पा गए हैं अच्छे तरीके से लेके। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना, ठीक है। और साफ सुथरा भी लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको उतना ही परफेक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के बीच में इस क्वेश्चन को मैंने कितना गैप करके लिखा है और अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट करके लिखा है। 2 लाइन मैंने छोड़ दिया है ताकि जो स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे, जिससे एग्जामिनर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लगे कि भाई साफ सुथरा अच्छे से लिखा गया है। अगर ज्यादा उसमें आप काट पीट देंगे ना तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा। अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया तो नंबर भी आपका कट सकता है, बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए एग्जामिनर को खुश करना है। अब चाहे गलत लिखे रहे लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। गलत का मतलब पूरा गलत नहीं करना है, छोटे मोटा गलती अगर हो जाए दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न लिखना है तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन से हेडिंग बना लेनी है। पहला काम तो यही करना है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा था कि लौह अयस्क क्या होता है, तो मैंने यहाँ से हेडिंग बना लिया लौह अयस्क, उसके बारे में लिखेंगे
खनिज के रूप में प्राप्त धात्विक लौह जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं उन्हें लौह खनिज कहा जाता है। मतलब ये है जब खुदाई होती है ना, जब खनिज निकाला जाता है खुदाई करके, तो उसमें जो लौह धातु मिलता है उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करना, उनको परिष्कृत करना, फिर इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो लौह अयस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसे प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे इसको लिखा तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 लाइन का गैप कर दिया ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे, और नीचे भी मैंने यहाँ पे गैप कर दिया ताकि मैं हेडिंग अच्छे से यहाँ पे लिख सकूं। ठीक है, यही सही काम करना दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। जितना अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक बताइए। 2 कारक पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे 2 कारक लिख दे रहा हूँ, पहला और दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता और सस्ते एवं कुशल सामग्री। तो इस प्रकार से लिख के आपको 1 नंबर 2 नंबर, आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही काम करना है, स्मार्ट आंसर लिखना है ताकि जो है पूरा नंबर मिल जाए, और टॉपर की तरह लिखना है ताकि जो है आपको 70 में 70 नंबर मिल जाए, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आज क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया पहले कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। 2 तरीका है इसको लिखने के लिए। पहले तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए जन्म दर और यहाँ लिखिए मृत्यु दर। ठीक है, और उसके बारे में प्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैसे आप इसे प्रेजेंट करेंगे। तो पहला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 नंबर का सवाल था, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जन्म दर वो होता है, विवाह, जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर आदि जन्म दर प्रभावित करते हैं। यानी जन्म दर जो होते हैं विवाह, जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, ये जो है जन्म दर को प्रभावित करते हैं। इसमें लिखेंगे खाद्यान्न का अभाव, प्राकृतिक आपदा मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे जन्म दर धनात्मक होती है और मृत्यु दर ऋणात्मक होती है। भाई सिंपल सी बात है, जन्म होगा तो वृद्धि होगी यानी प्लस पॉइंट होगा, और मरेंगे तो कम होगा यानी माइनस होगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा तरीका मैं दिखा दे रहा हूं आपको यहाँ पे। दूसरा तरीका देखिए ये है। दूसरा तरीका है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए और इसके बारे में 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे इसके बारे में लिखिए मृत्यु दर, और फिर 2 पॉइंट इसके बारे में आप लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना लीजिए, दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, कम से कम आपको आंसर 2.5 पेज में आंसर प्रेजेंट करना है, और 3 पेज से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 3 पेज से ज्यादा हो जाएगा तो आपका अगला क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, लिखना बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कैसे आप उसी टाइम में अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ दोस्तों बताऊंगा। अच्छी खासी तैयारी भी करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से फायदा हो जाएगा, फायदा हो सकता है, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो भी पूछा गया है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए रोपण कृषि पूछा गया, तो रोपण कृषि क्या होती है पहले उसके बारे में बताएंगे। तो रोपण कृषि वे कृषि होती है जिसमें अधिक पूंजी, अधिक भूमि, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि को बागायती कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कहवा यानी कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, नारियल, केला, अनानास ये सब आते हैं। अब यहाँ पे रोपण कृषि को समझना है, तो रोपण कृषि वे कृषि जो बागानों में की जाती है, पहला पॉइंट, जो बड़े क्षेत्रों में की जाती है, दूसरा पॉइंट, जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है, तीसरा पॉइंट, जिसमें अधिक श्रमिक लगते हैं, चौथा पॉइंट, जिसमें अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, 5वां पॉइंट। इस प्रकार से प्रेजेंट करिए कि रोपण कृषि वे कृषि होती है जिसमें अधिक पूंजी लगती है, कुशल श्रमिक लगते हैं, बड़े क्षेत्र में होता है, भूमि की आवश्यकता ज्यादा होती है उसमें। इस प्रकार से कृषि जो होती है रोपण कृषि या बागानी कृषि के नाम से जानी जाती है। इसे बागाती या बागानी दोनों बात एक ही है, दोनों में से कोई भी पॉइंट सही है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो फसलें में जो है ये आपके बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है या फिर अति लघु में पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत जैसे कहवा है, कॉफी है, रबड़ है, चाय है, नारियल है, केला, अनानास ये सब आते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, ये विशेषता हमें समझना है। तो आइए विशेषता देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपकी परिभाषा है ना वही आपकी विशेषता बन जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। जो रोपण कृषि है, रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े विस्तृत भागों में की जाती है। वही जो परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है वही परिभाषा आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि रोपण कृषि के लिए
विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अगर छोटे स्तर पर किया जाए तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन और तकनीकी आवश्यकता होती है। भाई जितने बड़े क्षेत्र में करेंगे उतनी ज्यादा पूंजी लगेगी, और जितनी ज्यादा पूंजी लगेगी उतना ज्यादा प्रबंधन करना पड़ेगा, और कोई भी दिक्कत होगी तकनीकी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, इस प्रकार की कृषि एक प्रकार मतलब इस प्रकार की कृषि जो होती है एक फसल उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। जैसे गन्ना है तो गन्ना है, चाय है तो चाय पे ही अधिक जोर दिया जाता है। अगला है पॉइंट यहाँ पे, रोपण कृषि में सस्ते और कुशल श्रमिक व मशीनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे तो एक ही पेज में लिखा है क्योंकि मुझे समझाना था आपको। तो आप करना है क्या कि आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज में आंसर देना है, और 3 पेज से ज्यादा भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब इसके बाद तो यहाँ पे मानचित्र क्वेश्चन आता है। भारत का पहले आएगा, फिर इसके बाद विश्व का आएगा। तो विश्व के मानचित्र में जो है आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश भरना है, केरल भरना है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र भरना है, लखनऊ झारखंड भरना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूँ कि कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप यहाँ पे भर दीजिए। मान लीजिए अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे आ लिखा है, और का उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे देखिए आ लिखा गया है। ठीक है, और का यहाँ पे उत्तर प्रदेश इस प्रकार से प्रेजेंट कर देनी है। ठीक है, जगह नहीं है तो एरो बना देंगे और ऐसे ही मानचित्र को प्रदर्शित करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा वहां पे क्वेश्चन नंबर जरूर प्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा जो संसार का मानचित्र। तो संसार के मानचित्र में जो है यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए संसार के मानचित्र में इस प्रकार से जो है मैंने तो बना के भरा है, लेकिन मानचित्र आपको मिलेगा तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो है तो यहाँ पे टोक्यो भरा गया है, और जो भी क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मानचित्र प्रदर्शित करना है और इस प्रकार से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। और अगर कॉपी ऐसे लिखेंगे तो 100% दोस्तों आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।